वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। एनपीसीएल राजस्थान रावतभाटा आरआर साइट का रिटन एग्जामिनेशन 31 दिसंबर 2024 कंडक्ट होने वाला है। इसके लिए आप लोग काफी अच्छा से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट किया था, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनपीसीएल एग्जामिनेशन। मैं उसमें आपको बताया था प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आपको कहां से पढ़ना है, एडवांस एग्जाम के लिए आपको कहां से पढ़ना है। और मैं अभी आप लोगों को बोला था कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको फोकस ज्यादा देना है, क्योंकि आईबीपीएस इस बार पेपर कंडक्ट कर रहा है। एडवांस एग्जाम का पेपर आपका निम्मी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, निम्मी से ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। लेकिन आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में फोकस ज्यादा डालना पड़ेगा। दोनों एग्जामिनेशन एक ही साथ एक ही दिन आपका होगा। मेरिट आपका सेकेंड स्टेज में बन सकता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आप जानते हैं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 40% मार्क्स आपको लाना है, बाकी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 30% मार्क्स आपको लाना पड़ता है फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन इतना क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए भी आपको अच्छा से पढ़ना पड़ता है। और मैं आप लोगों के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल एक क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। हो सके तो एग्जाम से पहले और एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ना है तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल प्लेलिस्ट मेरा यूट्यूब चैनल में है, आप जरूर प्लेलिस्ट का हर एक वीडियो देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन को आप याद रखिए। और अगर आपको लास्ट मोमेंट में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, टोटल 50 सेट ऑफ मॉक टेस्ट, 50 सेट मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। 50 सेट ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। हर एक सेट में आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन मैथ रहेगा, 20 क्वेश्चन साइंस रहेगा और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का रहेगा। इससे आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। 50 सेट है, लगभग नहीं, टोटल आपका कितना क्वेश्चन मिलेगा? 2200, 5 50, हाँ 25, मतलब 2500 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, 2500 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इससे आप प्रैक्टिस करके अपना अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप लोगों का प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल, जिसमें टोटल मैं 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया टेस्ट इट्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब? भारत ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं काफी बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1974। मतलब भारत ने अपना पहला परमाणु बम 1974 में परीक्षण किया था। ऑन 18 मई 1974 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। मतलब 18 मई 1974 को भारत ने अपने पहला परमाणु बम का सफल परीक्षण किया। इट्स कोड नेम वाज ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इसका कोड नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। एंड इट वाज कंडक्टेड इन पोखरण, राजस्थान। मतलब इसे राजस्थान के पोखरण में अंजाम दिया गया था। कहां पे परीक्षण किया गया था? फर्स्ट एटॉमिक बम राजस्थान पोखरण सिटी में किया गया था। ड्यूरिंग फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब पहले परमाणु परीक्षण के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जब पहला एटॉमिक बम का टेस्ट किया गया था तब कौन प्राइम मिनिस्टर थे? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पे इसका पहला टेस्ट किया गया था? राजस्थान का पोखरण सिटी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू? मतलब भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष किया था? तो देखिए, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर्मली इनॉग्रेटेड कब किया गया था? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का द्वारा। तो कौन सा साल में किया गया था? 1957 में किया गया था। ओके, देखिए फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था? इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन A, APA से RA पढ़ लीजिए।
द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज फॉर्मली इनऑगरेटेड ऑन 20th जनवरी 1957 बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू व्हिच वाज नेम्ड अप्सरा। मतलब पहला परमाणु रिएक्टर औपचारिक रूप से 20 जनवरी 1957 को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, जिनका नाम अप्सरा रखा गया था। ओके, हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेरा मातृभाषा बांग्ला है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड करता हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूं। एटलीस्ट इनकरेज कीजिएगा, हमें मोटिवेट करते रहिएगा, लाइक दीजिएगा, तभी हमको अच्छा लगे तो मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, ये देखिए इसमें आपको बोला जो पहला आपका न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा। ओके, द बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाज आल्सो इनॉग्रेटेड ऑन द सेम डे। मतलब उसी दिन बार्क का भी उद्घाटन किया गया था। मतलब इसी दिन बार्क का भी उद्घाटन किया गया था। तो बार्क का उद्घाटन कब किया गया? तो 20 जनवरी 1957 में किया गया था। बार्क हैज 3 ऑपरेटिंग रिसर्च रिएक्टर। मतलब बार्क में 3 संचालित अनुसंधान रिएक्टर है। क्या क्या नाम है? अप्सरा, सर्कस और ध्रुवा। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, कैसा रिएक्टर है? ऑपरेटिंग रिसर्च रिएक्टर है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, 3 नाम क्या है? अप्सरा, सर्कस और ध्रुवा। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻16 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम। चौथा ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। The electron has a negative charge of 1.6 into 10⁻19 minus 19 कूलम। ये माइनस क्योंकि इसका ऋणात्मक चार्ज होता है और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। While its mass, इसका मास कितना होता है? 9.1 into 10⁻31 kg। 9.1 into 10⁻31 kg। ओके, मास से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखिए बोला न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट। मतलब न्यूट्रॉन सभी परमाणु में मौजूद होते हैं सिवाय। तो देखो न्यूट्रॉन हर एटम में अवेलेबल होता है, लेकिन किस एटम को छोड़ के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर देखते हैं तो 1 होता है। हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम होता है, इसका 2 एटॉमिक नंबर होता है। तो देखिए हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन संख्या इजिकल भी आपका होता है इलेक्ट्रॉन संख्या, तो एक आपका इलेक्ट्रॉन भी होता है हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी सब एटम में आपका न्यूट्रॉन मौजूद होता है हाइड्रोजन का अलावा। ओके, इसमें देखिए बोला है 1 इलेक्ट्रॉन विथ 1 प्रोटॉन इज फाउंड इन हाइड्रोजन एटम, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। इसका नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ क्या रहता है? एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। वेट, 5th नंबर क्वेश्चन, लेंस हैज ए पावर ऑफ +2.0 d, द टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ विल बी। देखो इससे 2-3 चीज क्लियर होता है। पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है, DOIPTER। ओके, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/d। मतलब देखो d आपका क्या हो रहा है? पावर ऑफ लेंस। तो लेंस का फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है 1/d, मतलब पावर ऑफ लेंस। तो फोकल लेंथ किसका रेसिप्रोकल होता है? पावर का, लेंस का पावर का रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो देखिए इसमें आपको बोल रहा है कितना पावर है? +2.0d। तो किस टाइप ऑफ लेंस है और फोकल लेंथ कितने? जब प्लस रहता है हमेशा एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये चीज आप याद रखिए, और जब माइनस होता है तो कॉनकेव लेंस होता है। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, ये तो 100% है। कॉन्वेक्स लेंस होगा तो ये तो 100% है।
लेकिन इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है 1/d। ये फॉर्मूला से आपको करना पड़ेगा। तो नीचे चलिए देखिए मैं आपको दिखाता हूं। बोला है इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज पॉजिटिव देन द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। जरूर है, अगर पावर लेंस का पावर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर लेंस का पावर नेगेटिव है तो वो आपका कॉन्केव लेंस है। ओके, लेंस पावर d इज इक्वल टू 1/f, तो f इज इक्वल टू 1/d। d का वैल्यू क्या दिया है, d का वैल्यू आपका 2 दिया है, तो d आपका क्या हो जाएगा, d का वैल्यू दे दिया है 2d बोला है ना, तो देखो f इज इक्वल टू 1/d ये आपको बोला है, तो 1 आपका क्या हो जाएगा 2, मतलब ये आपका 0.5, 0.5 आपका क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा इस लेंस का, 0.5 मीटर इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। ओके, सिर्फ आपको फॉर्मूला में डी का वैल्यू पुट कर देना, 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 मीटर फोकल लेंथ मीटर में होता है, ये चीज आप याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, v u और f क्या होता है आप देख लीजिए। व्हेयर f मतलब फोकल लेंथ, मैं आपको पहले बोला, u मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट से लेंस का कितना दूरी है वो आपका u है, और v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, और v मतलब ये आपका इमेज होता है, तो इमेज से लेंस का कितना दूरी है ये इंडिकेट करता है। ओके, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट किसका फ्लो के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट होता है। ओके, तो इसलिए बोला है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव किसके लिए होता है, प्रभाव किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए बोला है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, मतलब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू ए कंडक्टिंग वायर कंस्टिट्यूट्स एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसमें बोला है देखिए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। चार्ज लेस देन दिस वैल्यू कैन नॉट बी एग्जिस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज इससे कम आपका होता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक कैसा क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज नॉट ए केमिकल चेंज। आप कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन मतलब देखो किसी एक चीज से दूसरा चीज में वो बन जाता है, लेकिन उसको अगर हम लोग पूर्व अवस्था में लेके जाना चाहते हैं, हम लोग लेकर आ नहीं सकते हैं, इसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस कहते हैं। देखो बोला कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, अंडा पकना, तो देखो अंडा अगर पक जाएगा उसको फिर आप कच्चा अंडा में आप बना सकते नहीं बना सकते, इसमें केमिकल चेंज होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, देखो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, किसी आइस क्यूब अगर आपका पिघल जाता है उसको फिर आप पानी को अगर फिर फ्रिज के अंदर रखते फिर वो आइस क्यूब बन जाता है, मतलब देखो ये आपका फिजिकल चेंज है एक्चुअली, ठीक है, मतलब वो जो दूसरे अवस्था में बदल रहा है उसी से हम लोग फिर पूर्व अवस्था में आ सकते हैं। बेकिंग या केक, केक को पकाना, केक एक बार बन जाता है
फिर आप लोग उसको अलग अलग से जो उसको पूर्व अवस्था था, मैदा था, अंडा मिलाया था, वो अलग कर सकते नहीं कर सकते हैं। रोटिंग ऑफ बनाना, मतलब बनाना अगर आपका सड़ जाता है तो उसको आप फिर से सही बनाना बना सकते हैं, मतलब केला आप बना सकते नहीं बना सकते, तो ये आपका सब केमिकल चेंजेस है। लेकिन ये जो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब है, एक बार हो जाता है तो इसको आप पूर्व अवस्था में फिर से लेकर जा सकते हैं। देखिए, द प्रॉपर्टीज सच एज ए साइज, शेप, कलर, कंडीशन ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी पदार्थ के आकार, आकृति, रंग, स्थिति जैसे गुण को उसके भौतिक गुण कहते हैं। एनी चेंज इन दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, मतलब इन गुणों में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ओके, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन सच दिस टाइप ऑफ चेंजेस। इस प्रकार के परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, मतलब बर्फ को पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब इज नॉट ए केमिकल चेंज। सो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब एक केमिकल चेंज नहीं होता, तो वो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द फोकल लेंथ ऑफ ए डाइवर्जिंग लेंस इज 50 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द लेंस इज। देखिए, आपको पावर निकालने के लिए बोला है। लेंस का पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, मतलब कैपिटल डी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, और कैपिटल डी इज इक्वल होता है 1 फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ आपको दिया है 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में रखना पड़ेगा, तो 50 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में करते हैं तो 0.5 मीटर आपका आ जाता है। 0.5 मतलब इसी को आप क्या बोल सकते हैं, हाफ बोल सकते हैं। और डाइवर्जिंग लेंस इसमें बोला है। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर फोकल लेंथ आपका कितना हो जाएगा, -½ मीटर हो जाएगा। तो कैपिटल डी जो आपको दिया है हाफ, 1 ऊपर में रहेगा, नीचे आपका एफ का वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो अगर कैपिटल डी आप लिखते हैं तो -2 आपका आ जाएगा। तो -2 जो है, तो ये आपका पावर ऑफ लेंस है, तो इसका यूनिट डी होता है, तो -2d इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कॉनकेव लेंस जब भी बोलेगा या डाइवर्जिंग लेंस, तब आपको माइनस रखना है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको प्लस लिखना है। देखिए, इसका सोल्यूशन दिया है, पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मतलब लेंस का पावर उसके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल के बराबर होता है। ओके, ये फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एफ इन मीटर। देखिए, बोला फोकल लेंस का अगर मीटर में होता है तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज डायोप्टर। तो लेंस का पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर हो जाता है। तो फॉर्मूला आपका यही होता है, डायोप्टर इज इक्वल टू 1/f। बाकी देखिए, ये आपका 50 सेंटीमीटर है। ओके, 50 सेंटीमीटर को आपको मीटर में करना है, तो ये आपका ½ मीटर हो जाएगा। और डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला में पुट करने के बाद -2d राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डैश लेंसेज आर यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसे हम लोग लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। लॉन्ग साइटनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, या लॉन्ग साइटनेस में होता क्या है, दूर का चीज हम लोग ठीक देखते हैं, बराबर देखते हैं, लेकिन नजदीक का चीज हम लोग ब्लर देखते हैं, धुंधला देखते हैं, झापसा देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर आपका प्रॉब्लम होता है तो आपको किस टाइप ऑफ लेंस यूज करना चाहिए, कॉनकेव लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या प्लेनर लेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए। दूर का चीज अच्छा से दिखाई दे रहा है, लेकिन नजदीक का चीज झपसा दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, इसके लिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वेट, ऑप्शन नंबर सी, कॉन्वेक्स लेंस राइट आंसर हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया के लिए आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ओनली मायोपिया के लिए आपका हो जाता है कॉनकेव लेंस। ओके, इसमें देखिए डिजीज नेम, अगर हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटनेस होता है, इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगर मायोपिया होता है जिसे हम लोग शॉर्ट साइटनेस कहते हैं, इसके लिए कॉनकेव लेंस यूज होता है। और अगर प्रेसोफोबिया प्रॉब्लम आपका है तो इसके लिए बाइफोकल लेंस यूज होता है, बाइफोकल लेंस यूज होता है।
तीनों चीज आप याद रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय टू इलेक्ट्रिक बल्ब each with 5 resistance connected in series with a 3 volt battery is। इसके लिए आपको निकालने के लिए क्या बोला है, इलेक्ट्रिक पावर आपको निकालने के लिए बोला है, इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए बोला है, रेजिस्टेंस आपको बोला है, एक बल्ब का बोला है 5 ओम है, ठीक है। तो दूसरा बल्ब जो आपका है वो सीरीज में कनेक्ट है, मतलब उसका भी 5 ओम है, तो टोटल आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम आपका हो जाएगा। वोल्टेज आपको कितना बोला है, वोल्टेज आपको बोला है 3 वोल्ट बोला है। तो देखिए पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो देखिए करंट आई का वैल्यू आपको निकालना है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। तो V आपका 3 हो जाएगा, आई का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस आपका 10 है। ओके, यही तो आ रहा है ना। तो देखिए I इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वेट 3/10 मतलब 3/10 हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए V का वैल्यू आपको कितना दिया, V का वैल्यू 3 दिया है, ऊपर में ये आपका I का वैल्यू 3/10 मतलब 9/10, तो 0.9 आपका आ जाएगा, 0.9 वाट। पावर का यूनिट आपका वाट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और आप जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। ओके, देखिए पूरा सोल्यूशन इसमें दिया है, वोल्टेज V इज इक्वल टू 3 वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है 2 बल्ब इसीलिए 5 + 5 10 ओम, करंट फ्लोइंग इन सर्किट V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला में इसका वैल्यू आ गया 0.3 एम्पियर। फिर देखिए पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, तो इसका वैल्यू आ जाता है 0.9 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर इन 5 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। विद्युत बल्ब का एक फिलामेंट 5 मिनट में 0.8 एम्पियर धारा खींचता है, परिपथ से प्रभावित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू होता है आपका करंट इनटू टाइम हो जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में देखिए करंट का वैल्यू भी दिया है, टाइम का भी वैल्यू दे दिया है, तो आपको चार्ज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन में क्या बोला है, करंट फ्लोइंग इन फिलामेंट 0.8 एम्पियर, करंट का वैल्यू 0.8 एम्पियर, और टाइम आपका 5 मिनट दिया है, हमेशा टाइम आपको सेकंड में करना चाहिए, तो आपका हो जाएगा 300 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू आपका होता है I इंटू टी, मतलब करंट इंटू टाइम। तो देखिए 0.8 इंटू 300, तो आपका आ जाएगा 240, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो 240 कूलम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आप सभी के लिए एग्जाम से पहले ऐसा क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपका न्यूमेरिकल में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी आप लोगों का मैं क्लियर कर रहा हूं, ये सब फॉर्मूला याद रखें। न्यूमेरिकल, साइंस का न्यूमेरिकल सबसे इजी पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एन इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन ऑफ 750 वाट इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स पर डे, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द मशीन इन 1 डे इज। देखिए इसमें बोला है 750 वाट की एक इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन का उपयोग प्रतिदिन 4 घंटे के लिए किया जाता है, तो एक दिन में मशीन द्वारा खपत की गई ऊर्जा कितना होगा। तो देखिए एक दिन में कितना पावर कंज्यूम्ड होता है ये आपको निकालना पड़ेगा, कितना एनर्जी कंज्यूम्ड होता है। इसके लिए देखिए कंज्यूम्ड एनर्जी इज इक्वल टू कितना वाट चलता है, कितना घंटा चलता है, कितना डे चलता है, और कितना इक्विपमेंट है, यही एक्चुअली पूरा फॉर्मूला होता है। इसमें से देखिए जो भी पॉइंट आपको दिया है वही सब आपको लिखना है। तो इसमें देखिए पावर आपको दिया 750 वाट दिया है, और 4 घंटा डेली चलता है, 4 घंटा हो जाएगा, और एक ही दिन का आपको बोला है, तो एक दिन आपको करना है। और एन इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन मतलब एक ही इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, तो इसी में देखिए आपको करना है 750 इंटू 4 इंटू 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू ए आपका आ जाएगा, देखिए ए आपका वैल्यू आ जाता है, ठीक है। जो भी आता है वो आपका जो आएगा वो आपका हाँ वाट में आएगा, ठीक है।
तो वो आपका जो वाट में आएगा उसको किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप किलो वाट से कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो किलो वाट आएगा उसी को हम लोग 3 यूनिट कहते हैं, या वो यूनिट होता है। ठीक है, तो उसमें आपका आ जाता है 3 यूनिट। 3 यूनिट राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जब भी आप वाट से किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो किलोवाट हो जाता है। किलोवाट पे हम लोग 1 यूनिट या BOT कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द कॉमन डोमेस्टिक पावर सप्लाइड इन इंडिया इज गिवन बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए बोला भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू बिजली निम्नलिखित में से किसका द्वारा दी जाती है। तो देखिए जो भी हम लोग घर पर यूज करते हैं 220 वोल्ट होता है और उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। ये चीज आप याद रखिए। एक क्वेश्चन फिटर का पेपर में पूछा गया है NFL का एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को याद रखना है, चाहे आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कोई भी ट्रेड का स्टूडेंट हो, आप याद रखिए घरेलू पर्पस के लिए 220 वोल्ट यूज होता है और सप्लाई इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। ओके, या साइकिल पर सेकंड होता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड इज, मतलब 1 सेकेंड में खपत होने वाली विद्युत ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, वाट, पोटेंशियल एनर्जी, पावर या करंट, तो इसे हम लोग पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, एनर्जी का यूनिट होता है जूल और टाइम के यूनिट होता है सेकंड। जूल पर सेकंड को हम लोग कहते हैं वाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डैश मेटल इज यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ ए लाइट बल्ब। किसी भी आपका प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फिलामेंट बनाने के लिए आपको ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाए, हाई होना चाहिए, क्योंकि जब गर्म होता है तो हीट को रेजिस्ट करना चाहिए, मतलब वो जल्दी पिघले ना, इसीलिए वैसा मटेरियल आपको बनाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, तो देखिए टंगस्टन मेटल इज यूज्ड नॉर्मली टू मेक द फिलामेंट ऑफ ए लाइट बल्ब बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड हाई रेजिस्टिविटी, और इसका रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होती है, हीट को ज्यादा रेजिस्ट भी कर सकते हैं। टंगस्टन हीट्स अप एंड प्रोड्यूसेस लाइट। जब भी टंगस्टन हीट अप होता है और लाइट प्रोड्यूस करते, उत्पन्न करते, इट्स मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अगर आपको पूछता हीटर का तार किससे बने होते हैं, तब आपको राइट आंसर करके आना है नाइक्रोम। इसे इन दोनों चीज में कंफ्यूजन हो जाता है। बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन से और जो हीटर का तार होता है वो नाइक्रोम से बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स रिमेन्स इन ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम, 10 ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, 102 हो गया, वो एक्चुअली 2 ओहम हो जाएगा, ओहम का सिंबल हो जाएगा। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेल्ड इन 1 मिनट। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको निकालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करना है। I मतलब करंट, तो इसमें 1.5 एम्पियर बोला है, रेजिस्टेंस आपका 10 और टाइम आपका कितना है 1 मिनट, तो आपको 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो वैल्यू जो भी आएगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सोल्यूशन, 1.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस 10 ओहम, टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, फॉर्मूला हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 60, तो ये आपका आ जाएगा 1350 वाट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया या कौन सी प्रक्रिया चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। किसी शुगर को अल्कोहल में परिवर्तित करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, ब्लीचिंग, फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन या पास्चुराइजेशन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन राइट आंसर हो जाएगा। चीनी को हम लोग अल्कोहल में बदलते हैं, या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, फर्मेंटेशन राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन काफी बार रेलवे का एग्जाम में भी पूछा गया है। फर्मेंटेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस in organic substances through the action of enzyme. It is narrowly defined as the extraction of energy from the carbohydrates in the absence of oxygen. It is the process of converting sugar into alcohol. सेम वही बोला है आपको, इसमें बोला है फर्मेंटेशन एक चयापचय प्रक्रिया है जो एंजाइम की क्रिया के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करती है। इसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकलने के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है। ओके, सिर्फ आप उतना ही याद रखिए कि चीनी से अल्कोहल हम लोग बनाते हैं, या अल्कोहल बनाने का प्रोसीजर को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। व्हिच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया? भारत में निर्मित पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? साइडस, ध्रुवा, कामिनी या अप्सरा? तो राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा। मैं पहले ही बताया था अप्सरा इंडिया एंड एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम 4 अगस्त 1956। कब से इसका काम चालू हुआ? 4 अगस्त 1956 से। द रिएक्टर वाज डिजाइन बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। रिएक्टर किससे डिजाइन किया गया था? BARC के द्वारा डिजाइन किया गया था। बिल्ट विद असिस्टेंस विथ फ्रॉम द यूके, और किसका सहायता से बनाया गया था? यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन के सहायता से बनाया गया था। साइडस मतलब कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी। ओके, तो एक चीज आप याद रखिए, साइडस का फुल फॉर्म कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, साइडस का एक फुल फॉर्म होता है, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। Was the second nuclear reactor to be built in India? तो ये साइडस इंडिया में दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर था। ओके, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एडजस्टेड इन एन सेल इज। देखिए आपका सेल शुरू होता है के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। ठीक है, तो KLMNO ऐसे आगे बढ़ता है। तो इसका सेल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे आगे आपका बढ़ता है। ओ के बाद अगर जो भी आता है MNOP होता है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो एक एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा निकालने का प्रोसीजर क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, 2n² होता है। n² मतलब n मतलब होता है सेल नंबर। ठीक है, तो अगर देखिए k का बात करते हैं तो 2 इंटू n सेल नंबर क्या, इसका 1 है, तो 1² अगर करते हैं तो ये आपका जो 2 इंटू 1 ही आपका हो जाएगा, मतलब 2। मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एल का अगर बात करें तो एल का सेल नंबर 2, तो 2n² फॉर्मूला में आप देखिए तो 2 इंटू n² मतलब 2²। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 मतलब 8, मतलब सॉरी एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको पूछा है एन, तो एन आपका 4 नंबर सेल है, तो 2n² फॉर्मूला में आप लगा दीजिए, तो 2 इंटू आपका 4² हो जाएगा। तो 2 इंटू 16 मतलब कितना हो जाएगा? 32। तो एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। देखिए, द मेन क्वांटम नंबर एक्सप्रेसेस द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट नंबर और द सेल नंबर अकॉर्डिंग टू बोर बॉडी मॉडल। ए सेल हैव ए मैक्सिमम 2n² electrons where n is equal to 1 2 3 4 5 6 7 ... n is equal to 1 is called first orbit of the electron। इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट मतलब k सेल का बात करना है। ओके, सेकंड सेल आपका होता है एल, थर्ड आपका n is the third, sorry n is equal to 3 is called the third। एक्चुअली मैं आपको क्या बोला, k l m n, तो एक्चुअली m आपका थर्ड होता है, n आपका 4 होता है। ओके, ऐसे होता है। इसमें गलत हो गया, इसमें गलत हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या बोला, m आपका 3 होता है, m 3 होता है, और n इज इक्वल टू आपका 4 होता है, 4th नंबर सेल। उस हिसाब से फॉर्मूला से आपको इलेक्ट्रॉन संख्या निकालना है, सिंपली वही है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्नो ऑकर्स इफ द क्लाउड टेम्परेचर इज, मतलब बर्फ का निर्माण तब होता है जब बादल का तापमान होता है। बोला है स्नो तब फॉर्म होता है जब क्लाउड टेम्परेचर
क्या होता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होता है, मतलब हिमांक बिंदु से भी नीचे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बोला है बर्फ का निर्माण तब होता है जब क्लाउड का टेम्परेचर उसके फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्नो ऑकर इफ द क्लाउड टेम्परेचर इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब बर्फ का निर्माण तब होता है जब बादलों का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे होता है। स्नो फॉर्म्स व्हेन टाइनी आइस क्रिस्टल इन क्लाउड स्टिक टुगेदर टू बिकम स्नोफ्लेक्स, बर्फ तब बनती है जब बादलों में छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल आपस में चिपक कर बर्फ के टुकड़े बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का मोशन का 3 लॉ होता है, मोशन का 3 लॉ होता है, मोशन का 3 लॉ होता है। ओके, तो देखिए जो पहला लॉ होता है उससे हम लोग इनर्शिया लॉ कहते हैं, इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया लॉ। सेकेंड आपका होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और थर्ड आपका होता है एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। ओके, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का आधा नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट आंसर हो जाएगा। और सेकेंड का होता है लॉ ऑफ मोमेंटम। ओके, इसमें देखिए बोला द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज ऑल्सो टर्म्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहते हैं कोई भी अगर वस्तु स्थिर है तो ये स्थिर ही रहेगा, तब तक स्थिर रहेगा जब तक ना इसके ऊपर हम लोग एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा रहे हैं। ओके, और दूसरा कंडीशन क्या है, एक चलमान, एक मूविंग वस्तु तब तक वो मूव करते रहेगा, चलमान वस्तु तब तक चलते रहेगा जब तक ना कि उसके ऊपर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, तब तक वो चलते रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स दे तब जाके वो रुक सकता है, और ऐसे स्थिर है तो स्थिर तब तक रहेगा जब तक ना कि हम लोग उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब स्थिर से मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो यही बोला है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स देंगे तभी हम लोग स्थिर वस्तु को हम लोग मूव कर सकते हैं और किसी मूवेबल वस्तु को हम लोग स्थिर कर सकते हैं। यही आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। इसमें बोला है, देखिए इट स्टेट्स दैट ए बॉडी इन रेस्ट और मोशन कंटिन्यूज टू बी इन सच स्टेट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब बोला है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बताता है कि कोई पिंड स्थिर या गतिमान अवस्था में तब तक बना रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेज दैट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू, सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, उसमें आपका लॉ ऑफ मोमेंटम बोला, तो सेकेंड लॉ कहते हैं फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू आपका होता है मोमेंटम, मोमेंटम सॉरी सेकेंड लॉ आपको ये कहते हैं मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मैं तो वही देख रहा था, मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ओके, सेकेंड लॉ आपको क्या कहते हैं, फोर्स किसके बराबर होता है, इट्स मास एंड एक्सीलरेशन, उसके मास और एक्सीलरेशन के बराबर होता है। ओके, इतना आपको समझ आ गया है। देखो ऐसे भी होता है, जैसे अगर आप देखते हैं फोर्स इज इक्वल टू आपका क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू आपका, मैं आपको बोला मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एम आप लिख लीजिए, एक्सीलरेशन होता है v माइनस यू अपन टी, ये आपका होता है ना, ऐसे होता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एम भी माइनस एम यू अपन टी आप बोल सकते हैं, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम मोमेंटम MOMENTUM, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें देखो मास इंटू वेलोसिटी हो रहा है ना, तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब पहले जो मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम था, और बाद में जो मोमेंटम हुआ है, वो टाइम का साथ जो भी चेंजेस हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। इतना आपको समझ आ गया, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है।
तो न्यूटन का सेकेंड लॉ भी आपको समझ आ गया। फोर्स किसका बराबर होता है, मास और एक्सीलरेशन का बराबर होता है। तो मास और एक्सीलरेशन से देखो हम लोग का ये चीज भी निकल के आ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, देखो थर्ड लॉ कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन प्रोसेस। एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे आप बंदूक चलाते हैं, बंदूक से जब भी गोली चलाते हैं तो देखना, जब भी वो आप गोली चलाते हैं तो काफी फोर्स से वो निकालता है, वो देखना बैकवर्ड फोर्स भी आपको लगाता है, वो रिएक्ट भी करता है, और इसीलिए जो बंदूक पकड़ कर रहता है वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तो वो जो एक्शन आपका हो रहा है उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। यही होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू, गति का दूसरा नियम किसके संबंधित होता है, प्रेशर, इनर्शिया, थ्रस्ट, पुश या मोमेंटम। तो मोमेंटम का रिलेटेड होता है। समझिए आ गया आपको। ओके, यही आपको सेम वही बोला है। देखिए नेक्स्ट, द एवरेज पावर इज इक्वल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आसत शक्ति निम्नलिखित में से किसका बराबर होता है, किसका बराबर होगा। तो इधर आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल यूज्ड एनर्जी अपन टोटल टाइम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल यूज्ड एनर्जी अपन टोटल टाइम, इससे आप लोग एवरेज पावर निकाल सकते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए। इफ ए मैन डू W वर्क इन T टाइम देन हिज पावर इज इक्वल। देखिए पावर, इसका डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब किस दर पर कार्य हो रहा है, मतलब वर्क डन अपन टाइम होता है। टाइम इन सेकेंड, मतलब टाइम आपका सेकेंड में रहेगा और कुछ नहीं। वर्क डन अपन सेकेंड या बोलिए। ओके, तो इसमें वर्क डन आपको क्या बोला, वर्क आपको W बोला है, P आपको निकालना है और टाइम आपको T दे दिया है, तो P इज इक्वल टू W अपन T हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए यही बोला है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क अपन टाइम, P इज इक्वल टू W अपन T। ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी और ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। ये तीन चीज आप याद रखिए, वर्क, पावर एंड एनर्जी तीनों स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, मैं आपको पहले बोला 1 वाट इज इक्वल टू आपके क्या हो रहा है, देखिए पावर इज इक्वल टू आपका हो रहा है वर्क अपन टाइम। तो पावर का यूनिट आपका 1 वाट होता है। 1 वाट अगर आप पकड़ते हैं तो ये आपका वर्क डन का यूनिट होता है 1 जूल, और टाइम का यूनिट होता है 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम आपका सेकेंड में रहेगा, यही इसमें बोला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। An atom has electronic configuration of 287. What is the atomic number of this element? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला है 287। ठीक है, तो टोटल आपको जोड़ना है, तो टोटल कितना आएगा, 17 आएगा। तो ये आपका एटॉमिक नंबर हो जाता है। एटॉमिक नंबर हो जाता है मतलब उसके प्रोटॉन संख्या हो जाता है। तो किसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब सभी स्टूडेंट जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ये चीज आप याद रखिए। ओके, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज, तो आपको जोड़ना है, तो आपका 17 आ जाएगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 आपका हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन नंबर या प्रोटॉन नंबर आपका एटॉमिक नंबर होता है, और इस एलिमेंट का नाम है क्लोरीन। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो देखिए कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला था NaCl। ठीक है, Na मतलब आपका सोडियम, Cl मतलब आपका, जैसे क्लोरीन होता है, Cl मतलब क्लोरीन, आप जानते हैं। तो देखिए फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम Na इज इक्वल टू 22.98 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन Cl इज इक्वल टू 35.45। तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना हो जाता है। तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट देखिए दोनों को जोड़ना है, तो ये आपका आ जाएगा, क्योंकि NaCl तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ते हैं तो 58 आपका अप्रोक्सीमेट आ जाता है। ओके, इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इन एमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द रेशियो डैश बाय मास।
एमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास रेशियो कितना होता है? तो देखिए एमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 14 और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1 into 3 आपको करना है। तो इसका अगर मास रेशियो आप निकालते हैं तो मास रेशियो 14:3 आ जाएगा। ओके, इसमें बोला है इन एमोनिया NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 बाई मास। मास के हिसाब से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 रेशियो में रहता है। सिंस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इज, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और नाइट्रोजन का होता है 14। सो द मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो देखिए मैं आपको यही बता दिया, तो इसका मास रेशियो कितना, तो 14:3 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। ओके, द रेशियो ऑफ Ca एंड O बाय मास। तो देखिए क्विक लाइम में या कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना होता है? ओके, तो देखिए कैल्शियम का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है 40। ओके, और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। तो 40:2 आपका 16 कितना होता है? इसका अगर आप करते हैं तो 5:2, तो 5:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का मास रेशियो निकल कर आ गया, 5:2 हो जाएगा। सिर्फ उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, लिखना है और दोनों का रेशियो निकाल देना है। लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, आइडेंटिफाई द एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इसमें आपको बोला है एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन दिया 2,6, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो एटॉमिक नंबर किसका 8 है? तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लगभग आपको एटॉमिक नंबर 30 तक, टोटल 30 तक आपको याद रखना है किसका कितना एटॉमिक नंबर होता है। डायरेक्टली आपको एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्यादातर जैसे आपको पूछा जाता है क्लोरीन का कितना होता है, ऑक्सीजन का पूछा जाता है, नाइट्रोजन का पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का पूछा जाता है, सिल्वर का पूछा जाता है, यूरेनियम का पूछा जाता है। ये सब चीज आपको याद रखना है। तो आज का क्लास में टोटल में 30 MCQ का डिस्कशन कंप्लीट कर दिया हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्रीलिमिनरी का जो सीरीज है ऐसे में जिंदा रखूंगा और आगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।